गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कक्षा 12 भूगोल के इस पठन पाठन कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के अगले पड़ाव में हम देखेंगे आज जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष अथवा देश के अंतर्गत निवास करने वाली कुल लोगों की संख्या और उस क्षेत्र अथवा देश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी देश अथवा प्रदेश की कुल जनसंख्या और कुल घनत्व। देखिए, जनसंख्या घनत्व, कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल। एक उदाहरण मैंने दिया है, उसको देख लीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक। भारत की कुल जनगणना कितनी है? 1,21,91,422। तो जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालेंगे? भारत की कुल जनसंख्या और बटे कुल क्षेत्रफल। तो आपने देखा है यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है, लेकिन मैंने लिखा है इतना। तो मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जनगणना का कार्य जहाँ पूरा नहीं हो पाया था उसका क्षेत्रफल है 1,19,218 वर्ग किलोमीटर। तो इसको हम घटा देंगे तो 31,68,045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की ही जनगणना हो पाई थी और शेष की नहीं। इसलिए जितनी की जनगणना हुई है उतने की ही हम भाग देंगे। तो देखिए 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया है। यह हमारे सेंसस 2011, जिसको हम कहते हैं जनगणना 2011 का ये आंकड़ा है। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि आप समझ जाइए कैसे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जो जनसंख्या घनत्व का प्रारूप है विश्व में, उस पे हम एक नज़र दौड़ाते हैं। 3 तरह के जनसंख्या घनत्व क्षेत्र को बांटा गया है घनत्व के हिसाब से, जितना अधिक घनत्व, कम घनत्व, निम्न घनत्व। तो पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाते हैं, उसको हम उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रखते हैं। इसमें मानसून एशिया के देश आते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी चीन है, जापान है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब देश मानसूनी एशिया के देश कहलाते हैं। यहाँ पर जनघनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। सिंगापुर, ये बार बार प्रश्न आता है, इस पे ध्यान देंगे। सिंगापुर 2011 में 4,358 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए गए थे। यहाँ का जनघनत्व दुनिया में सबसे अधिक है। अगर प्रश्न आता है कि इस देश का जनघनत्व विश्व में सबसे अधिक है, तो उसका नाम है सिंगापुर। दूसरा उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में यूरोप आता है। यूरोप के वे देश हैं जो इंग्लिश चैनल
और किल नदी के बीच में आते हैं। तो इसमें फ्रांस आता है, स्पेन आता है, इटली आता है, ब्रिटेन आता है और ये जर्मनी आता है। मतलब ये सारे देश जो मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पूर्वी तट, जिसमें कनाडा का पूर्वी तट और यूएसए का पूर्वी तट दोनों सम्मिलित हैं। ये किनारा जो है काफ़ी घना बसा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है साधारण अथवा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर 11 व्यक्ति से 50 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात जहाँ की जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, वो मध्यम जनसंख्या घनत्व में आता है। इनमें एशिया में उत्तरी पश्चिमी चीन को हम देख लेते हैं, अफ़गानिस्तान को देख लेते हैं, मध्य एशिया को ये म्यांमार को देख लेते हैं, थाईलैंड को देख लेते हैं, कंबोडिया को। ये सारे देश जो हैं और भी हैं इसके इर्द गिर्द के देश। ये शेष एशिया का जो दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व में आता है। ये दूसरा यूरोप का है। यूरोप में जो शेष यूरोप का भाग है, यहाँ पर मैंने देखा पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी यूरोप का जो हिस्सा है वो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आया है, जबकि उत्तरी यूरोप में जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बाल्टिक गणराज्य आते हैं, ये सब साधारण अथवा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। मध्यम घनत्व में यूएसए आता है, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इसका पूर्वी इलाका छोड़ दें तो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र। चौथा है दक्षिणी अफ्रीकी। दक्षिणी अफ्रीकी देश में जो भी देश आते हैं सब मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में आते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं वो भी मध्यम जनसंख्या घनत्व के कुल 15-16 देश हैं। यहाँ पे ये भी आते हैं, कुछ हिस्सा को छोड़कर, सभी नहीं आते, कुछ हिस्सा को छोड़कर। जैसे विषुवत रेखी क्षेत्र, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, इन सबको छोड़कर जो ये विषुवत रेखी क्षेत्र है, विषुवत रेखी क्षेत्र, और एक है मरुस्थली क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर शेष दक्षिणी अमेरिका का जो एरिया है वो मध्यम जनसंख्या वाले घनत्व। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में हम छोड़ लें तो विक्टोरिया का मरुस्थल, इसको छोड़ देंगे हम। विक्टोरिया के मरुस्थल को छोड़कर, विक्टोरिया के मरुस्थल को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया के बाद मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद हम देखेंगे विरल, जहाँ कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में उसका मानक है 1 या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। आप सोचने वाली बात है कि ये जहाँ पर 5-5 हज़ार व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ 1 या 2 व्यक्ति अथवा ये भी नहीं मिलते प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो विरल जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उसमें पहला है उष्ण मरुस्थली भाग। उष्ण मरुस्थली भाग में जैसे सहारा है, कालाहारी, ये उत्तरी अफ्रीका में है और ये दक्षिणी अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अरब मरुस्थल एशिया का दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, वो मरुस्थली है जिसको हम अरब मरुस्थल कहते हैं। हमारे यहाँ का थार मरुस्थल भी अरब में ही आता है, लेकिन थार मरुस्थल में यह स्थिति नहीं, भारत में तो यह स्थिति है ही नहीं।
सोनोराल मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है जो कनाडा और अमेरिका का मध्य हिस्सा है। पश्चिमी तटीय प्रदेश है, ये तटीय क्षेत्र है जो मरुस्थल के नाम से जाता है। विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ये। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम, जनघनत्व बहुत ही कम पाया जाता है, 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल में कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सब शीत मरुस्थल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बीहड़ बोले जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम पाया जाता है। शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल मध्य एशिया, जिसको गोबी मरुस्थल के नाम से जाते हैं। गोबी मरुस्थल ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनघनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट है विषुवतरेखीय क्षेत्र। विषुवतरेखीय क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका आता है, जहाँ पर हम दक्षिणी अमेरिका का वो विषुवतरेखीय क्षेत्र निकाल दें, अफ्रीका का विषुवतरेखीय क्षेत्र निकाल दें, तो ये 2 महाद्वीप हैं जहाँ पर ये इस तरह की जनघनत्व पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जनघनत्व वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन यहीं पर हम आपको एक छोटा सा कायिक घनत्व बताएंगे। ये भी परीक्षा में बहुत आता है। कायिक घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या पाई जाती है और जो कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, उन दोनों के अनुपात को हम उस क्षेत्र का कायिक घनत्व कहते हैं। तो जैसे हम एक उदाहरण आपको बता दें, भारत की कुल जनसंख्या कितनी बताया था मैंने? इतनी, 1,02,01,93,422 सॉरी। और भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 14.16 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम कायिक घनत्व देखें, अगर हम इतना, ये लाख में है, ये टोटल में है, तो लाख कितना है? 10,201 लाख, 10,201 लाख भारत की जनसंख्या है। और कुल क्षेत्रफल 14.16 लाख। दोनों लाख में लिख दिए, ये भी लाख में हो गया और ये भी लाख में हो गया। इतना अगर हम देख लेंगे तो ये लाख हो, ये हज़ार यहाँ से शुरू होता, 93,422, ठीक है ना। यही इसके बाद ये आंकड़ा हमारा ये इतना लाख बोला जाएगा, इतना लाख। तो यहाँ लाख लिख दिया, यहाँ भी लाख हो गया। अगर भाग देंगे तो 720 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कायिक घनत्व हो गया। तो बच्चों, आज की पढ़ाई में हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसमें हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप रिवाइज करके, बार बार रिवाइज करके सीख लेंगे, याद कर लेंगे, और इनका उत्तर आप लिखेंगे। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? छोटा प्रश्न है। जनसंख्या के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? ये पिछले टॉपिक में है ये प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। एशिया के किस क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा। उन 4 क्षेत्रों का नाम बताइए जहां जनघनत्व सबसे कम है। ये ऊपर हमने दिया है, इन 4 क्षेत्रों को हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न, भारत का जनघनत्व कितना है? मैंने अभी निकाल कर उदाहरण बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व किस देश का है? ठीक, इसको भी अच्छे से आप जान लेंगे। जो भी चीज़ समझ में ना आया हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।